आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पायल सराफ से, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हैं। इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनवायरनमेंट पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हाय। तो मैम, किस तरह से शुरुआत आपकी एंटरप्रेन्योर की हुई? क्योंकि जिस तरह से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते थे, तो किस तरह से एक टर्निंग पॉइंट आया कि जो आपने यहाँ तक आप पहुँचे? जी, मैं ऑफकोर्स कोर्स तो फैशन डिज़ाइनिंग का ही करने गई थी, बट वहाँ पे कुछ ऐसे ही फर्स्ट डे में ही आई रियलाइज्ड कि मे बी फैशन डिज़ाइनिंग मेरे फोटे में नहीं है, क्योंकि जम्मू में इतना पोटेंशियल तब था नहीं फैशन डिज़ाइनिंग का, ना ही आज है। लोग फैशन डिज़ाइनिंग करके मेजरली जम्मू में बुटीक्स खोलते हैं। सो आई थॉट कि बुटीक मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊँगी। सो इसीलिए फिर मैंने अपने आप को ये दोबारा पूछा कि व्हाट वुड आई लाइक टू डू। So then I thought कि maybe interior designing was a very good option. So बस तभी मैंने उसको तो फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए भी आपने अपनी फैमिली तक को कहा था कि नहीं, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है, तो कितना स्ट्रगलिंग रहा था अपनी डिमांड को पूरा करना में कहीं ना कहीं? जी हाँ जी, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी मेरे डैड को कन्विंस करना। उनको नहीं समझ आ रहा था कि प्रोफेशनल कोर्सेज आपके लिए क्या कर सकते हैं। उनको था, टिपिकल माइंडसेट था उनका कि ग्रेजुएशन करो और मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। जी। तो लेकिन और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ का क्या महत्व है, क्या ज़रूरी है, क्या मतलब किस लिए इतना ज़रूरी होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ग्रेजुएशन करके आप पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। 3 साल पढ़ के फिर आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। सो मैंने उनको बोला कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी, अगर आपको है बहुत कि भाई ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर करूंगी, लेकिन साइड बाय साइड करूंगी। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, बिकॉज 3 years के बाद अगेन आई विल बी लाइक क्वेश्चन दैट व्हाट शुड आई डू। So this is how then this happened and then he agreed. तो आपने जिस तरह से अपना बिजनेस शुरू किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा, कितनी डिफ़िकल्टीज आपको आई इसके बीच में? जी, एक्चुअली जब मैं इंटीरियर करके फिर जम्मू आई, तो जम्मू में तो इंटीरियर्स के बारे में किसी को पता ही कुछ नहीं था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है। तो तब अगेन मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इनको किसी को तो जम्मू में पता ही नहीं है, लोग हमें समझते ही कुछ नहीं थे कि क्या किया है। उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी। उनको लगता था इंटीरियर डिज़ाइनिंग है कि बस सामान रखने की बस वो होती है कि भाई फर्नीचर कहाँ रखना है, सोफ़ा कहाँ रखना है, बेड कहाँ रखना है या कैबिनेट कहाँ रखनी है। उनको ये नहीं पता था कि इंटीरियर्स एक इतनी वास्ट लाइन है जिसमें आप एक आर्किटेक्ट का रोल एक घर में कम होता है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर का ज़्यादा होता है। वो कॉन्सेप्ट अभी भी जम्मू में अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ है। एक आर्किटेक्ट सिर्फ घर का स्ट्रक्चर बनाता है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर उसके घर के अंदर की जहाँ सीलिंग से लेके, फ्लोरिंग से लेके, लाइटिंग सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, उसके बाद वॉल्स की डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद फर्नीचर की डिज़ाइनिंग। सो इट्स अ वेरी वास्ट लाइन। सो वो समझ आना उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल था। आज भी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने बहुत अच्छा किया। ऑफ कोर्स क्योंकि जब वहाँ पे उस टाइम मुझे लगा कि यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती, सो फिर मैंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की फर्नीचर की। उस टाइम रॉट आयरन फर्नीचर एक बहुत वोग में था, बहुत फैशन में था। वो लोहे का फर्नीचर होता है बट बहुत सुंदर तरह से बनाया जाता है। सो मैंने उसकी फैक्ट्री सेटअप की। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलें थी, मतलब एज अ रॉ हैंड, मतलब मेरे को किसी की सपोर्ट नहीं थी, तो बट अपनी समझ बूझ से मैंने वो शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाइड इनटू वुडन फर्नीचर। सो बस फिर करते 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 इंटीरियर्स का भी कॉन्सेप्ट जम्मू में आने लगा, लोगों को थोड़ा समझ आने लग पड़ा। सो दैट इज़ हाउ वी। की बात है अबाउट 20 years बैक। जी तो 20 साल पहले की बात करें या आज की बात करें, तो कहीं ना कहीं लड़कियों का जो माइंड सेटअप होता है, वो अपना जो गोल समझती हैं स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन उस पर वो चल नहीं पाती हैं। तो कई सारे गोल्स होते हैं और कई सारे वो चीज़ों में घुसते चलते जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि जो कामयाब होना तो चाहते लेकिन हो नहीं पाते, कहाँ कमियाँ रह जाती हैं एक विमेन के लिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो फोकस बहुत ज़रूरी है, जो मुझे तो दिखता ही नहीं है। मतलब अब मैं कितने लोगों को हायर करती हूँ अपने काम के लिए, कितने इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हम हायर करते हैं, लेकिन उनका कोई फोकस ही नहीं है। सबसे पहले तो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है ना। आप जिस चीज़ को आप करना चाहती हैं उसको अपने दिल से नहीं करेंगी तो हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल? लेट इट बी फॉर मैन और विमेन, गर्ल्स और बॉयज़। टिल द टाइम यू नॉट फोकस्ड, आई रियली फील, आई एम सॉरी टू से, द यंगर जनरेशन seems very unfocused, what I have derived from my experience। मतलब फोकस की बहुत ही कमी है। कुछ लोग हैं जो बहुत फोकस्ड हैं, टोटली हेडस्ट्रॉन्ग हैं कि हमने यही करना है, बट मोस्ट ऑफ देम आर टोटली लॉस्ट।
पता ही नहीं set है, होता हाँ उनका। पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो आई थिंक सबसे पहले फोकस की ज़रूरत है। फोकस करेंगे तभी उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि रास्ते खुल रहे तो हैं। कहीं ना कहीं आप भी खुश होते हैं कि आपको बहुत जल्दी समझ आ गया कि आपको क्या करना चाहिए और आज एक अच्छे मुकाम पर आप खड़े हैं। सोशल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की और किस तरह से एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है कि मुझे इसकी मदद करनी है या किसी और की करनी है, तो एक पॉइंट आता है, वो कब आपकी लाइफ में आया? नहीं, वो मैं कुछ नहीं ऐसे कह सकती, बट मैं किसी को भी अगर पेन में देखती थी या ज़रूरत में देखती थी, वो मेरी शुरू से आदत है, मैं हमेशा आउटराइटली जाके हेल्प करती थी। मुझे मतलब मैं किसी को नहीं देख सकती ऐसे जिसको ज़रूरत है और मैं उसको हेल्प ना कर सकूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो सड़क पे जो बेगर्स भीख मांगते हैं मैं उनको पैसे देती हूँ। मैं कभी भी 1 रुपया नहीं देती उनको। एंड रादर आई हेट इट व्हेन आई सी यंग women वॉकिंग अप टू मी कि पैसे दे दो, या बच्चे आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। जब बच्चों को मैं देखती हूँ, अगर मैं आसपास देखती हूँ कोई मार्केट है जहाँ पे कुछ खाने को सामान मिल रहा है, तो मैं उनको वो ले देती हूँ। एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको वो दे दूँ। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहाँ आइसोलेशन है, जहाँ मार्केट्स नहीं है, वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मैं पैसों को हमेशा डिस्करेज तो करती हूँ। क्या लगता है कहीं ना कहीं हम बढ़ावा नहीं देते हैं बैगिंग को? जो भी लोग जो बेगर्स को बैगिंग देते हैं, पैसे दे दें, चाहे खाने की चीज़ हो, वो तो बेटर रहता है। हाँ। लेकिन छोटे बच्चों को कहा जाता है, जिस तरह बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ही इन चीज़ों को हम ही बढ़ावा देते हैं। encourage बैगिंग को करते हैं। लेकर बैन है, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं कदम हमें लगता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम उनकी आदतें ख़राब कर रहे हैं। हम उनको इस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ फैलाओ और पैसे ले लो, खाना मिल जाएगा तुम्हें। तो आई मीन ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल भी तरीका नहीं है। इसके अलावा अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इतने तरीके हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इतने ज़रूरतमंद लोग हैं दुनिया में, आप उनकी हेल्प करिए। जी, ज़रूरतमंद लोग तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये जो कोविड का भी पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन लगा, उस समय सारा कुछ बंद था, तो लोगों को उस समय मदद की ज़रूरत थी। तो क्या उस समय भी आपने लोगों की मदद की? किस तरह से लोगों तक आपने कांटेक्ट किया? किस तरह से पहुँचे? किस तरह से उनको मदद जो है आपने दी? जी, लास्ट ईयर जैसे ही कोविड शुरू हुआ था तो क्योंकि मेरा ध्यान रहता है हमेशा, तो मैंने अपने काम वालों, घर में जो काम करने आती हैं मेरी टॉप मेट्स वगैरह, तो उनको पूछना कि कोई ज़रूरत है किसी को, या कहीं पे कोई राशन की ज़रूरत है या किसी और तरह की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बताना कि हाँ मैडम राशन की बहुत ज़रूरत है, कासिम नगर में बहुत ज़रूरत है, या बावे वाली माता के जब मंदिर के आसपास लोग रहते हैं वहाँ बहुत ज़रूरत है। सो मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। फिर उसके बाद मैं एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ जिसका नाम स्पार्कल है। तो मैंने उनको बोला, वो कुछ 50 एक लेडीज़ हैं, तो मैंने उनको ग्रुप में डाला कि कुछ करते हैं एंड लेट्स हेल्प पीपल आउटराइटली। सो हमने फंड्स कलेक्ट किए। सो उस टाइम डर बहुत था सबको। कोविड एक अजीब तरीके से हमारे कंट्री में आया था कि पीपल वर डैम स्कैर्ड टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड गो एंड हेल्प। So, but then I don't know, somehow I had that thing in me. मैं शायद थोड़ा कम डरती हूँ। So I used to take my sons along with me and हम लोग बहुत सारा राशन डाल के गाड़ियों में जाते थे। स्लम एरियाज़, हमने बहुत सारे स्लम एरियाज़ कवर किए और राशन हमने बांटना शुरू किया। तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन जो है हुआ था, इसमें भी आपने लोगों की जी, इसमें भी हमने की। इसमें बल्कि इसी ग्रुप के थ्रू मैंने हमने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर डोनेट किया एक एनजीओ को। सारा नाम की एनजीओ है, बहुत अच्छा काम करती हैं। लाइक दे आर रियली हेल्पिंग पीपल ऑन द ग्राउंड सो उनको मैंने वो दिया। फिर उसके बाद हमने कुछ ऑक्सीमीटर्स सप्लाई किए, फिर हमने थर्मामीटर्स दिए। तो जैसे जैसे हमें डिमांड्स आती रही, और राशन तो हमारा हो ही रहा था कि हम राशन कर रहे थे। कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते कि मदद कर सके। आपने जिस तरह बताया कि आपका एक ग्रुप है जो लोगों की मदद करता है, अगर लोगों तक आपकी मदद पहुंचानी, जो नीडी पीपल है उन तक मदद पहुंचानी है, तो किस तरह से आपका ग्रुप का नाम है या किस तरह से लोग आपको कॉन्टैक्ट करके बता सके, उसके बाद आप ये देख सके कि इसको कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं? कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है आपका ग्रुप का नाम जिसमें लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें? जी हाँ, मेरा ग्रुप का नाम स्पार्कल है। तो हम इसमें लोगों की हेल्प करते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा राशन बांट रहे थे, लास्ट ईयर हमने बहुत काम किया था। सो ये भी होने लगा कि मेरा नंबर इतना ज़्यादा गली गली में चला गया था कि लोग मुझे आउटराइटली फ़ोन करते थे, मैडम ज़रूरत है राशन की, ज़रूरत है राशन की। तो कई बार मुझे किसी ने कहना कि यार वहाँ पे तो राशन है, आप वहाँ जा रही हैं देने के लिए। सो फिर क्या किया मैंने, फिर अपने आप को थोड़ा सा गवर्नमेंट के थ्रू एनरूट किया। सो आई हैड फ्यू कॉन्टैक्ट्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
सो ऑफिसर्स थे, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, बट आई वांट टू हेल्प पीपल हु रियली रिक्वायर हेल्प, नॉट कि मैं ऐसे ही चली जाऊँ हेल्प करने के लिए जिनके घरों में राशन भरे हुए हैं और मैं उनको ही राशन बांटूँ। तो फिर हमने क्या करना, फिर हमें तहसीलदार ने कहा कि आप मैडम जितना भी राशन देना चाहती हैं आप हमें दीजिए, तो हमको पता होता है कि कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे नहीं है। सो अब हमने क्या किया, फिर वो बताते थे इतना राशन की ज़रूरत है मैडम, आप कलेक्ट करें तो हमें दे दीजिए, तो हमने फिर वैसे करना शुरू कर दिया। बट ये फिर महीने के बाद हुआ, पहले तो मैं अपने आप ही बांटती थी क्योंकि हमें इतना पता नहीं था कि कैसे कोविड का दौर चला, अब जब ये ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी आने लगी, चाहे बाहरी राज्यों की बात की जाए चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको पर्यावरण की जो इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगा कि प्लांटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने इस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे सभी को, और क्या कहना चाहेंगे प्लांटेशन को लेकर? प्लांटेशन इतना मतलब सबसे इजी वे है एक पेड़ लगाना। आई थिंक आधा मिनट भी नहीं लगता है आपको एक पेड़, छोटा सा पौधा लगाने में, और आप समझिए कि उससे हमें पर्यावरण में कितना फ़र्क पड़ता है। आज जो हमें जूझ रहे हैं, जून का महीना है और बारिश शुरू हो गई है जो ये जुलाई में आती है, सो आप समझ सकते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो मतलब अगर हम एक पेड़ लगा के, मतलब हर एक इंसान अगर एक पेड़ भी लगा दे ना, तो हमारी कंट्री का रुख ही बदल जाएगा। लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, कि एक छोटी सी चीज़ से इतना बदलाव आ सकता है। फिर उसके बाद रेन हार्वेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, पानी को बचाना कितना ज़रूरी है। मैं कई बार देखती हूँ, कभी हम किसी मंदिर में जाती हूँ, मतलब नलके खुले हुए हैं, लोग टैप्स भी बंद नहीं करते, खोलते हैं उसके बाद बंद नहीं करते। उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये पानी और क्योंकि जब तक उन लोगों के पास ज़्यादा है तब तक उनको इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा। ऑक्सीजन की कमी आई तो उनको पता लगा कि प्लांटेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए है। नहीं, ऑक्सीजन की तो चलो जो कमी आई वो कोविड, वो बात तो अलग है, लेकिन जो हमारा आप देखिए एटमॉस्फेयर कितना ख़राब हो रहा है। दिल्ली में देखिए क्या हाल है, हर साल कितनी पोल्यूशन के पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए जम्मू में भी आ चुका है, लेकिन उस तरह से नहीं आया, कुछ सालों में आ जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया इसके बारे में। तो मतलब गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, गवर्नमेंट डिले करती है इन चीज़ों को। आई डोंट नो क्यों वो स्ट्रिंजेंट स्टेप्स नहीं लेते कि वो स्टेप्स लें, और इस चीज़ से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही ना हमें। अगर हम हर एक आदमी हम अपना एक डिसिप्लिन करें, अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, और जिस तरह से प्लांटेशन की इन्होंने बात की ये भी बताया, और साथ में साथ इसके साथ ये भी बताया कि सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह से ये करती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी एक स्टेप उठाना चाहिए, चाहे ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हमें किसी ना किसी वे में करनी चाहिए। क्या एक मैसेज सभी वुमेन्स के लिए रहेगा आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में? मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है कि अपने ऊपर एक तो विश्वास, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और एक फोकस बहुत ज़रूरी है। जस्ट कीप दैट फोकस एंड कीप गोइंग, एंड आई कैन अश्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर से फोकस पे इन्होंने बात की है कि खुद पर विश्वास और अपने गोल के ऊपर फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें हमने कर ली तो हमें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।